हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम द गट। फ्रॉम द गट ये दो तरह का होता है, एक अपर के कारण और दूसरा लोअर के कारण। जो अपर के कारण होता है वो दुओदेनम का ऊपर से होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो दुओदेनम के नीचे से होता है। तो हम सबसे पहले अपर पार्ट को ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये जो अपर जीआई ब्लीडिंग है और लोअर जीआई ब्लीडिंग है उसका लैंडमार्क क्या है, दुओदेनम में भी है तो कौन सा है, तो लिगामेंट ऑफ ट्रीटेज, ठीक है। कोई भी पूछे तो ये बता दीजिएगा, लिगामेंट ऑफ ट्रीटेज, ठीक है। अब अपर ब्लीडिंग का कॉजेज क्या होता है, उससे पहले अगर मौत के थ्रू ब्लीडिंग होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको टर्म कहते हैं हेमेटीइमेसिस, EMESIS, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो हम शॉर्ट में इसको बताते हैं, बाकी पेप्टिक अल्सर का अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो लीडिंग कॉज आप अगर पूछे मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज कौन सा है तो पेप्टिक अल्सर। जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो पेप्टिक अल्सर है वो दो तरह का होता है। पेप्टिक अल्सर दो तरह का होता है, एक होता है दुओदेनल अल्सर और दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर। दुओदेनल अल्सर में कौन सा आल्त्री आता है, तो गैस्ट्रोडुओडेनल आल्त्री, जो मेनली जिसमें रप्चर हो जाने के कारण या कोई प्रॉब्लम हो जाने के कारण मेनली सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होता है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आल्त्री, जो मेनली अब ये दोनों को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो दुओदेनम अल्सर होगा तो इसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे और कॉटेरी करेंगे, ठीक है। वैसे ही गैस्ट्रिक अल्सर में अपर जीआई एंडोस्कोपी और कॉटेरी करेंगे। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट गैस्ट्रिक अल्सर का कौन सा होता है तो लेसर कल्वेचर, ठीक है। एक तो पता चल गया, दूसरा कौन सा है तो ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। किसी ड्रग के कारण कोई ऐसा ड्रग जिसके कारण हमारे ये स्टोमक में इन्फ्लामेशन हो जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग होता है। जैसे कि COX-1 इनहिबिटर जिसके कारण मेरी ब्लीडिंग होता है तो इंडोमेथासिन, ठीक है। और दूसरा केटोरोलैक, ठीक है। तीसरा क्या कारण हो सकता है तो पोर्टर हाइपरटेंशन, मेनली इसमें स्प्लेनोमेगाली देखा गया है। इसमें जो प्रेशर है ना वो 10 से ज़्यादा होता है, जो प्रेशर है वो 10 mmHg से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे पोर्टर हाइपरटेंशन का लीडिंग कॉज क्या है तो अल्कोहलिक चिरहोसिस, लेकिन ये जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी ये देखा जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा कि नॉन अल्कोहलिक विथ निगेटिव वायरल सीरोलॉजी, तब उसमें क्या होंगे, चिरहोटिक पोर्टर फाइब्रोसिस, ठीक है। पेडियाट्रिक्स में जो होता है मोस्ट कॉमन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टर वेन ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए अब पढ़ते हैं ब्लीडिंग जो मेनली अल्कोहलिक लोगों में देखा जाता है। अब आपका जो बताने जा रहे हैं ना वो अपर जीआई ब्लीडिंग में अल्कोहल के कारण जो डिजीज होता है मतलब ब्लीडिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेनली 4 आएगा। एक होता है ईसोफागियल वेरिसेस, दूसरा मैलोरी बिस्टियर, तीसरा बोरहावे सिंड्रोम, चौथा कौन सा होता है तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। तो हम इन चारों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिए ये जो पेशेंट है ना इनमें कॉमन क्या रहेगा, वोमिटिंग। कैसा वोमिटिंग, ब्लड वाला वोमिटिंग जिसमें हेमेटीमेसिस है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं ब्लड वोमिटिंग के साथ ब्लड आना। दूसरा क्या आएंगे, रेचिंग आएगा, कफ होगा, ठीक है। इतना कॉमन होगा और सब क्या रहेंगे, अल्कोहलिक पेशेंट रहेंगे। सब नहीं, इसमें 3 अभी डिफ्रेंशिएट करूँगी।
3 अल्कोहलिक पेशेंट रहेंगे। कौन कौन सा? एसोफेगस वेरिसेज, मैलोरी विस सिंड्रोम और बोरहावे सिंड्रोम। कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको अल्कोहल पिया है और उसके बाद उसको वोमिटिंग होने लगा, तो इसमें हम 3 डिजीज के बारे में सोचेंगे, एसोफेगल वेरिसेज, मैलोरी विस टीयर और बोरहावे सिंड्रोम। तो अब इन तीनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले बोरहावे सिंड्रोम। बोरहावे सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें जो पेशेंट आएंगे ना, उनमें ये वोमिटिंग, रेचिंग ये सब तो मिलेगा। अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक इसमें होगा। इसके साथ साथ चेस्ट पेन, अस्कल्टेशन करने पे क्रैकर्स जिसको हम सबक्यूटेनियस हिम्फाइसेमा कहते हैं, फीवर, ये सब देखने को मिलेगा। और कभी कभी उसके साथ शॉक ये सब भी रहता है। अब किसी को अगर ब्लीडिंग एसोफेगल वेरिसेज होया हुआ है तो इसमें अल्कोहल इंटेक तो रहता ही है, उसके साथ साथ क्रोनिक लीवर डिजीज भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तीसरा क्या था? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्यों नहीं होगा? पेप्टिक अल्सर मेनली तो ये अल्कोहल से इसका रिलेशन नहीं है, इसमें वोमिटिंग, रेचिंग और वो हेमेटोइमेसिस आता है, लेकिन इसमें हिस्ट्री रहेगा एनसेड का, इंजेक्शन का, खाना कुछ खाए हैं, इपीगैस्ट्रिक पेन का। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैलोरी विस टीयर। इसमें क्या रहेंगे? तो इसमें मेनली ये सारे चीज़ दिखेंगे और इसमें जो अल्कोहल होगा वो बिंज थोड़ी मात्रा में लिया जाएगा। तो चलिए केस डिस्कशन कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक 46 ईयर ओल्ड मैन है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया कि उसको हेमेटोइमेसिस हो रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा रेचिंग और वोमिटिंग हो रहा है। ठीक है। वही कब? तो अल्कोहल लेने के बाद। वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसको फीवर नहीं है, तो क्या डायग्नोसिस होगा? आपको अभी बताया क्या? मैलोरी विस सिंड्रोम। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट अल्कोहल है तो उसमें पी के आया है और उसमें वोमिटिंग हो रहा है, तो हम 2 चीज़ देखेंगे, पेनलेस है या पेनफुल है। पेनलेस है तो वो होगा क्या? एसोफेगल वेरिसेज। पेनफुल है तो उसमें मैलोरी विस या बोरहावे सिंड्रोम होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एसोफेगल वेरिसेज, इसमें जब आप ये एसोफेगस का एक्सरे दिखिएगा ना, तो इस तरह का सर्पेंटाइल लाइक का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम सर्पेंटाइल लाइक स्ट्रक्चर रेडियोग्राफी में देखते हैं। ये होता क्यों है? तो जब हमारे क्या अभी बताया, जो एसोफेगल वेरिसेज है उसमें लीवर डिजीज रिलेटेड है, जिसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिसके कारण एसोफेगल ब्लड वेसल में क्या होंगे? मेनली उसका डायलेशन होगा, मेनली ये वेन में देखने को मिलता है, और इसके कारण ज़्यादा हो जाने पे वो रप्चर हो जाता है। तो इसमें कॉज क्या होगा? तो मोस्ट कॉमन लीवर सिरोसिस, अल्कोहल, अगर प्रेशर ग्रेडियंट 12 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो इसमें देखने को क्या मिलेगा? हिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग, लीवर सिरोसिस। ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इस एंडोस्कोपी के द्वारा करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो IV ऑक्ट्रियोटाइड देंगे, जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो इसका केस कैसा आएगा? तो चलिए इसके कुछ केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 45 साल का क्या है? आदमी है जो एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पीने के ज़्यादा पी लेने के कारण, उसमें ब्लडी इमेसिस मतलब ज़्यादा क्या हो रहा है? खून निकल रहा है। ठीक है। उसने कितना ब्लड निकल गया? 500 cc निकल गया। उसको पहले से अल्कोहल है, अल्कोहलिज्म है, और उसको हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी किसका है? लीवर डिजीज से रिलेटेड है, याद रखिएगा। वाइटल साइन में उसका टेम्परेचर कितना है? 37 है। ब्लड प्रेशर 100/80 है। पल्स रेट 122 है। रेस्पिरेशन 9 है। ठीक है। पेशेंट में क्या है? ओरिएंटेड है और नॉर्मल सारे आंसर दे रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि वो पतला है, जॉन्डिस होया हुआ है उसको। ठीक है। उसको ये माइल्ड स्काइट्स, कैप्यूट मेडूसा, ये सब भी है। तो ये जो जॉन्डिस, स्काइट्स है, ये किससे रिलेशन है? सही पकड़े, लीवर से रिलेशन है।
तो सिंपल हो जाएगा, अल्कोहल है हिस्ट्री में और लीवर है जिसके कारण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसोफेगल वेरिसेज हेमरेज है ये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि वही पेशेंट है, सीवियर अल्कोहल लिया है उसको, अब पता चल गया कि उसको पहले से इसोफेगल वेरिसेज था। ठीक है, वो ओल्ड चार्ट है, ब्लड प्रेशर अब और कम गया, पल्स रेट क्या हो गया, बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। ठीक है, अब उसका स्टोमक भी फूल गया, नेसोगैस्ट्रिक लेवेज पे पता चला कि फ्रेश ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हम इंट्रावेनस ऑक्ट्रियोटाइड देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है, वैसोडाइलेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक 47 ईयर ओल्ड है, उसको स्काइसोचिरोसिस है, मतलब लीवर डिजीज है, 3 साल पहले था। अभी वो अल्कोहल पी रहा है, उसको वोमिटिंग हुआ, अब उसको ये सिरोसिस के लिए फुरोमोसाइड और एस्पाइरिनोलैक्टोन डेली दिया जाता है। 6 वीक पहले उसको अपर इंडोस्कोपी से पता चला था उसको ग्रेड 3 इसोफेगल वेरिसेज है। तो उसके लिए हम उसने कौन सा मैनेजमेंट होगा, ग्रेड 3। अगर ग्रेड 3 रहेगा तो हम मेनली कौन सा करेंगे, इंडोस्कोपिक बैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके ग्रेडिंग के बारे में आपको नहीं पढ़ाया था, तो पहले साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम में क्या क्या इसके आएंगे, तो मेनली ब्लीडिंग होंगे और अंडरलाइंग लीवर डिजीज होंगे। और ये ब्लीडिंग कैसा होगा, तो वोमिट के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूल में कभी कभी ये ब्लड मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए इसोफेगस से पेट से रिलेशन है तो मिल सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा अगर सीवियर हुआ तो। लीवर इन्वॉल्वमेंट में स्काइस, ब्रीदिंग, ब्लूसिंग, येलोइंग, डिस्कलरेशन जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका ग्रेडिंग मेनली करते हैं, तो इसका ग्रेडिंग में F0, F1, F2। F0 में कोई भी वेरिसेज नहीं देखेंगे, इंडोस्कोपी पे ये कर रहे हैं साइज शेप पर। ठीक है, स्मॉल वेरिसेज देखेगा, मॉडरेटली इनलार्ज वेरिसेज देखेंगे। ठीक है, और जो F3 है उसमें क्या होंगे, उसमें रप्चर वेरिसेज देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब इंडोस्कोपी करेंगे तो ये जो वेरिसेज है ऐसा लगेगा जिसकी रेड साइन है। ठीक है, इसका अब आते हैं दूसरा पे, जिसका क्या नाम था, तो मैलोरी वीस्टियर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करके करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, मैलोरी वाला को और बोर हाईवे सिंड्रोम को। तो मलेरी जो वीस्टियर है ना, इसमें वोमिटिंग, रेचिंग, कफ ये सब होता है। और उस इतना तो होता ही है बोर हावे सिंड्रोम में, उसके साथ साथ चेस्ट पेन, सबकुटेनियस इम्फाइसेमा। सबकुटेनियस इम्फाइसेमा को क्या कहते हैं, क्रैकिंग साउंड। और इस साइन को क्या कहते हैं, तो इसको साइन को हम कहते हैं हैमन, HAMMAN, हैमन साइन कहते हैं। हैमन साइन कहेगा तो क्या होगा, स्कल्टेशन पे मीडिया स्टेनम के पास जब स्कल्टेशन करेंगे तो क्रैकिंग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये मेनली सबकुटेनियस इम्फाइसेमा में देखने को मिलता है। और ये जो बोर हावे है ना, इसमें मैकल ट्रायड देखने को मिलेगा। क्या, मैकलर ट्रायड। अब ये मैकलर ट्रायड क्या होता है, वोमिटिंग तो रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा और सबकुटेनियस इम्फाइसेमा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिवाइड कर दिए सिंड्रोम के बेसिस पे। अब इसको डिवाइड करते हैं साइट के बेसिस पे, कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो मैलोरी वीज सिंड्रोम है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है ये जो इसोफेगस जंक्शन है उसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे होगा कार्डिया वाला पार्ट में, और जो वेलोरी होते हैं वो ऊपर होता है। जो ये मैलोरी होता है वो पार्शियल थिकनेस होते हैं, और मतलब कि पूरा लेयर इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो वेलोरी होंगे उसमें पूरा लेयर इन्वॉल्व होगा। जो मैलोरी होता है उसमें म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, म्यूकोसा। और जो ये क्या है ऊपर इसोफेगस है उसमें हमारा मस्कुलरिस लेयर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हम अगर दोनों को अलग अलग करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैलोरी का पढ़ते हैं, तो ये बिलो द जेई जंक्शन होंगे, 90% कार्डिया पाथ में देखने को मिलेगा। पार्शियल थिकनेस टीयर होंगे कहाँ पे, तो मस्कुलर रीजन पे, मुकोसा रीजन पे। जब बोर हावे सिंड्रोम आएंगे तो इसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सा हो जाएगा, द लोअर लेफ्ट पोस्टोलेटरल पाथ
ऑफ मस्कुलर लेयर, इसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगा, रप्चर होगा एबव जेई जंक्शन, और इसमें ग्लोटिस क्लोज रहेंगे। ट्रीटमेंट का बात क्या है, तो इंडोस्कोपी करेंगे, और मेलोरीविस का भी डायग्नोसिस में ये इंडोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ये 24 आवर के बाद ठीक हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि ठीक ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम इंडोस्कोपी प्लस इलेक्ट्रोकोगुलेशन करेंगे। अब इससे भी ठीक नहीं हुआ, एंजियोग्राफी और इसके साथ इम्बोलाइजेशन करेंगे, इससे भी ठीक ना हुआ तो फिर हम ओपन सर्जिकल लिगेशन करते हैं मेलोरीविस टीयर में। तो इस तरह से अल्कोहल से रिलेटेड कितने हो गए, तो इसियोफेगस में इसियोफेगल वेरिसेज, इसियोफेगल के जंक्शन के ऊपर रहेगा तो बोरहावे सिंड्रोम, नीचे रहा तो मेलोरीविस टीयर। तो मेलोरीविस टीयर नीचे रहा मतलब कि स्टोमक में रहा तो ठीक है। अब जो अगला कारण है जिसके कारण अपर जीआई ब्लीडिंग होता है वो कौन सा है, डायलाफू लेसन। अब ये लेसन क्या होता है, तो जो अब ये क्या है, हमारा स्टोमक है, ठीक है। जब हम लेसर कर्वेचर का इंडोस्कोपी करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो इस तरह का लेसन मिलेगा। अगर इस तरह का पिक्चर नहीं रहेगा तो इस तरह का डायलेटेड वेसल्स मिलेंगे, ठीक है, आर्टरी के। तो ये मेनली रेयर केस है, लेकिन बहुत ही ये डेथफुल मतलब कि बहुत ही डेंजरस केस है। इसमें मेनली लार्ज आर्ट्रियोल देखने को मिलता है बिलो म्यूकोसा। इसका डायमीटर 1 से 3 mm का होता है और ये 6 से 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, नियर द जेई जंक्शन, और वो भी लेचर कर्वेचर के पास। ये म्यूकोसा के नीचे रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे इसमें नेक्रोसिस होगी। ये जो आर्ट्रियोल है जब एसिडिक इन्वायरमेंट में आएगा, जिसके कारण इसका बॉल में क्या होता है, इंजरी होती है, जिसके कारण मासिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और ये ब्लीडिंग कैसा होगा, पल्सेटाइल ब्लीडिंग होगा, और इसके कारण बार बार ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में आपको मासिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि एकाएक ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। डायग्नोसिस मेनली इंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है, और मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो इंडोस्कोपिक इलेक्ट्रोकोगुलेशन किया जाता है। अगर इससे भी सही नहीं हो तो एंजियोग्राफी और इम्बोलाइजेशन करेंगे। अगर इससे भी सही नहीं हो तो फिर सर्जिकल लिगेशन किया जाता है ब्लड वेसल का, या बेज रिसेक्शन किया जाता है स्टोमक का, जिसमें आर्ट्रियोल्स भी आते हैं, ठीक है। अब अभी तक जितना पढ़े हैं अपर जीआई उसको रिव्यू कर लेते हैं। कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले इसियोफेगल वेरिसेज, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन अपर जीआई ब्लीडिंग है। फर्स्ट कौन है, पेप्टिक अल्सर। ये मेनली इसियोफेगल ये वेन में देखने को मिलते हैं, इसलिए तो इसका नाम वेरिसेज है। वेन में डायलेशन होता है इसलिए इसको वेरिसेज कहते हैं। और इसमें मेनली लीवर डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, चिरहोसिस, स्काइट्स, जॉन्डिस, इसमें से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, तो दूसरा हमने पढ़ा मेलोरीविस टीयर। ये मेनली म्यूकोसल में देखने को मिलता है, किसके कारण, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में देखने को मिलता है। किसमें, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसको हम देखते हैं इंडोस्कोपी के द्वारा, और इसमें ड्रेचिंग, वोमिटिंग और कफिंग देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो ये डायलेटरी लेसन पढ़ा। ये लार्ज कैलिवल आर्ट्रियोल जो रन करता है जीआई मुकोसा के अंदर, उसमें डायलेशन के कारण देखने को मिलता है। और ये मेनली कहाँ पर होता है, तो लेचर कर्वेचर ऑफ प्रॉक्सिमल स्टोमक। अगला जो है वो है वाटरमेलन स्टोमक। इसको अक्का गाभे भी कहा जाता है, अक्का गाभे। अब गाभे का फुल फॉर्म क्या होगा, गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर इक्टेसिया, ठीक है। ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है, ऐसे जब हम तरबूज काटते हैं या वाटरमेलन काटते हैं तो ऐसा ही आता है ना पिक्चर। अब ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये अनकॉमन कॉज के कारण, मतलब इसका कोई इटियोलॉजी पता नहीं है। क्रोनिक जीआई ब्लीडिंग होता है, मतलब कि ये एकाएक नहीं होता है, इसको अकुल्ट जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं, हिडन रहता है। लेकिन आपको आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया होगा, फैटिग होगा, तो जब कारण पता करेंगे
तो जब हम इंडोस्कोपी करेंगे तो ऐसा पिक्चर देखेंगे तो समझेंगे अच्छा वाटरमेलन स्टोमक है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं अंतरम के पास, स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो डायलेट कर देते हैं अंतरम। लास्ट पार्ट होता है स्टोमक का। ठीक है, ये जो डायलेटेड वेसल है वो इंटेस्टाइन में भी इसके कारण ब्लीडिंग होता है। ठीक है, इसमें जो रेड स्ट्रिकी एरिया दिख रहा है ये इसी की वजह से इसको हम स्टोमक वाटरमेलन कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिकली ऐसा दिखता है। अब ये जो इक्टेसिया जो अभी नाम लिए थे, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर इक्टेसिया, तो इक्टेसिया का मतलब क्या होता है, तो डायलेशन ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तेलंगटेसिया मतलब कि परमानेंट डायलेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्मॉल ट्यूबर्स वेसल्स। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कैपिलरी, वेन, आर्टरी, कुछ में भी अगर डायलेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इक्टेसिया कहेंगे। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ये वेस्कुलर इक्टेसिया का, वो कौन सा है, नेवुस फ्लेमस। ये लाइट पिंक का और डीप पर्पल कलर का होता है और इसका जो लेसन होता है वो फ्लैट होते हैं और ये इसमें ज़्यादातर हेड और नेक में देखने को मिलता है। चलिए टॉपिक दूसरा में चले गए, फिर से वापस आ जाते हैं वाटरमेलन में। तो ये डायलेटेड म्यूकोसल ब्लड वेसल के कारण होता है डिजिटल स्टोमक में। फिर से वाटरमेलन, इसको गाभे कहते हैं, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर इक्टेसिया। ठीक है, पिक्चर को देख के लग रहा है ये वाटरमेलन की कलर का है। ये डायलेटेड म्यूकोसल ब्लड वेसल है जो स्टोमक का लास्ट पार्ट जो एंट्रम है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली एल्डर वुमेन में देखने को मिलता है, क्रोनिक होता है, एसोसिएटेड होता है ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से। इसके लिए हम इंडोस्कोपी या एंटेरोटोमी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको पूरा एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे, ये होता क्या है, तो वाटरमेलन, तो इसमें तो हम ब्लीडिंग पढ़ रहे हैं, तो ब्लीडिंग आप कह रहे हैं कि अकूल्थ है, ऐसा क्यों, तो फिर पता कैसे चलेगा। और अकूल्थ का मतलब क्या होता है, तो अकूल्थ OCCULT, अकूल्थ मतलब होता है हिडन। इसका मोस्ट कॉमन शायद आपको पता चल गया क्या है, गैस्ट्रिक एंट्रम। पैथोलॉजी वेस्कुलर इक्टेसिया, एल्डर में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रोनिक अकूल्थ ब्लीडिंग है, पता नहीं चलता तभी तो ये कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण पेशेंट में अनीमिया देखने को मिलता है और इसके कारण ये फैटिग्यू होता है और ये फैटिग्यू क्रोनिक लिवर डिजीज से भी रिलेटेड होता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इंडोस्कोपी और बायोप्सी के द्वारा। इंडोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, तो पैलर स्ट्रिप देखने को मिलेगा डायलेटेड वेसल का, कहाँ पर, तो नियर एंटरम। और यही डायलेटेड फीचर जो पैलर है यही वाटरमेलन की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको वाटरमेलन स्टोमक कहते हैं। तो इसमें करेंगे कौन सा ट्रीटमेंट, तो इंडोस्कोपी इलेक्ट्रोकोगुलेशन किया जाता है।